हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। केवल इसी की बात नहीं करेंगे। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब एक लंबा सा वायर है, स्ट्रेट वायर, उस पे यूनिफॉर्म चार्ज है, इनफाइनाइट भी फाइनाइट भी। फिर उस वायर के, इनफाइनाइट वायर के एंड पे क्या रिजल्ट मिलेगा, और एक बढ़िया शानदार न्यूमेरिकल। इतनी चीज हम लोग करने वाले हैं। बात शुरू करने से पहले ये वीडियो लेक्चर्स आप सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखिएगा बेटा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हाईली क्लैरिटी की तरफ चले जाएं, क्लियर हो जाएं, तो समझने का मजा ही कुछ और आएगा। चलिए बात को शुरू करते हैं। ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, ये तरीका जब आप गॉस लॉ पढ़ लेते हैं तो उससे भी तुरंत निकल आता है बहुत सरल तरीके से। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, फाइनाइट के लिए नहीं। लेकिन हम लोग अभी जो मेथड लगाएंगे वो कूलॉम्स लॉ वाला लगाएंगे और उससे निकालेंगे, और सारी बातें वैसे सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं लंबा सा, मेरे ख्याल से रेड कलर का लूं तो ज्यादा बेहतर होगा, दिखेगा आपको बेहतर। तो मैं यहां पर एक वायर ले लेता हूं, इनफाइनाइट लंबा है, ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बात करूं लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो मैं कितनी ले लेता हूं साहब, वो ले लेता हूं लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, वो लैम्डा है। समझ गए होंगे। अब मैं इस जो हमारा एक लाइन चार्ज है, इससे किसी डिस्टेंस d पर, लगभग बीच में कह लीजिए क्योंकि इनफाइनाइट है तो कहीं भी बीच में लेंगे, तो यहां पर मैं किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। इसको मैं O कह देता हूं। ये OP कितना दूर है, इसको मैं कुछ, इसको डिस्टेंस बता दीजिए, मैं इसको R0 कह देता हूं। और अब इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसके लिए मैं कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, यहां पर छोटू एलिमेंट जिसको मैं dl कह रहा हूं। अब इस dl की वजह से यहां इलेक्ट्रिक, ये कितनी दूर है O से, उसको मैं लिख देता हूं L, और ये डिस्टेंस को अभी के लिए मैं बोल देता हूं R, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। dl पर कुछ चार्ज होगा, मान लीजिए dq चार्ज होगा। इस चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए सीधी दिशा में होता है, स्ट्रेट। तो इस दिशा में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इसके दो कंपोनेंट आप ले लीजिए, एक एक्स डायरेक्शन में पकड़ लेते हैं, यानी इसको जो बोल रहे हैं एक्स डायरेक्शन, तो मैं बोल दूंगा इसको EX, और इसको मैं बोल दूंगा EY, समझने के लिए। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन टू बी थीटा। थीटा एंगल पर ये पड़ा हुआ है। अब ये थीटा है तो आप जान रहे हैं ये भी थीटा हो जाएगा। उस केस में यहां पर जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है DE, उसका कंपोनेंट लेंगे तो DEX cos थीटा बनेगा x डायरेक्शन में, और यहां बनेगा आपका DEY sin थीटा बनेगा y डायरेक्शन में। बात आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसको DE बोल रहा हूं तो इसको DE sin थीटा लिख देना चाहिए मुझे, DE sin थीटा। मेरे ख्याल से काफी चीजें एक्सप्लेन करनी है, इसका ध्यान रखें, और फिर फर्दर हम इसको कैलकुलेट करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। अब देखिए R और R0 में मैं सीधे लिखूं कि ये जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कलर बदलता हूं, DE, इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलॉम्स लॉ लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लॉ लगा रहे हैं। लिखोगे dq अपॉन, ये dq इस पे था और इसके बीच का डिस्टेंस r था, तो मैं इसको r² लिख दूंगा बेहिचक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस dq को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा इंटू dl, क्योंकि एक यूनिट पे चार्ज था लैम्डा, तो dl पर कितना होगा, लैम्डा इंटू dl। तो इसको मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dl। अब यहां पर देखिए r को भी मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, तो R को क्या लिख सकते हैं, R0 और R में कोई रिश्ता है क्या? जी हां। आप देखिए तो अगर मैं सेक थीटा ले लूं यहां पर, तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो R अपॉन R थीटा, यानी R को लिखना चाहूं तो R0 सेक थीटा लिख सकता हूं, और इसकी एंट्री यहां कर देता हूं कलर बदलते हुए। तो यहां पर लिख दे रहा हूं R0 सेक थीटा,
ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू यहाँ से डाली है मैंने। अब ये सब काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल्ड में हैं, वेरिएबल्स वगैरह। अब इसको फर्दर एक बार फिर से लिखते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर ये लिखा है, अब सीधे हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। इसके इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इसका नाम दे दीजिए ओ दे दिया, पी दे दिया और इसको ए बोल देते हैं। तो इन ट्रायंगल आप बात करें तो लिख सकते हैं, सपोज करिए पी ओ ए की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा ले लूं तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने देखा। यानी यहां पर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं L इज इक्वल टू आर नॉट टेन थीटा। अब यहां पर देखिए जो सिचुएशन हमारी बनी थी इस फॉर्म में, हम लोग dl को रिप्लेस करना चाहेंगे थीटा में। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आ जाएगी dl अपॉन डी थीटा। आर नॉट है कांस्टेंट, कितनी दूरी पर है, टेन थीटा का होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो आप dl को यहां से, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप dl को लिख सकते हैं आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये देखिए ये एक्सप्रेशन हमें एक्सप्रेशन मिला, dl इक्वल टू आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस वाली वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करेंगे dl में। मैं फिर से निशान लगा रहा हूं जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, वैल्यू रख के देखते हैं क्या रिजल्ट हाथ लग रहा है। कलर को चेंज करते हैं, ब्लू टाइप लेते हैं कुछ, यहां पर लिखिए डी लिख देता हूं। यहां पर था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, dl की जगह ये वैल्यू रखी आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन आर नॉट सेक थीटा। ये देखिए स्क्वायर था तो यहां पर आपको स्क्वायर लगाना होगा, तो ये स्क्वायर फॉर्म में आएगा बेटा। आप समझ गए होंगे, ये आर स्क्वायर था तो स्क्वायर रह गया था। अब इसमें से देखिए जो वैल्यू कटेंगी सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गई, साथ में ये जो आर नॉट है इसने इसके स्क्वायर को काट दिया। रिजल्ट क्या बचा हमारे हाथ में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर नॉट डी थीटा। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आ रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी लैम्डा डी थीटा अपॉन आर नॉट। अब ये जो डी है, इसी ये डी ये है, ये वैल्यू, इसके कंपोनेंट को लेते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूं और यहां अगर मैं कलर को फिर से बदलूंगा तो यहां पर अगर डी एक्स लिखने की कोशिश करूं तो मुझे लिखना है डी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू थी डी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या आएगी यहां पर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट और साथ में कॉस थीटा डी थीटा। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर डी वाई की तो आ जाएगा डी साइन थीटा, और यहां पर आप लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल कंपोनेंट फॉर्म में एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब लिमिट देखिए यहां पे जब इंटीग्रेट, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है तो लिमिट के बारे में जरा सी चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो वायर था, वायर में ये एंगल थीटा माना था तो मैंने इस डायरेक्शन में नपाई की है। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो थीटा कैसे, इसको दूर जाते जाओगे जब तो ये थीटा देखिए बढ़ता जाएगा, जब बहुत दूर चले जाओगे इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो थीटा क्या अप्रोच कर देगा यहां पर, प्लस पाई बाई 2। भाई बहुत दूर जाओगे तो ये थीटा पहले कम पे था, ये ऐसे देखिए पहले कम पे था, अब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे थीटा बढ़ता जाएगा। यहां नीचे की बात करें, क्योंकि ये दोनों तरफ तो वायर है, तो यहां की जब बात करेंगे तो यहां पर देखिए थीटा उल्टी दिशा में नापे हैं, इसलिए माइनस थीटा चलेगा यहां। तो यहां पर जब नीचे जैसे ये है, अब ऐसे ऐसे जाओगे तो माइनस पाई बाई 2, अंत में कहां जाएगा, बहुत दूर तक, तो ये वैल्यू चली जाएगी थीटा माइनस पाई बाई 2 की तरफ। तो हमको इंटीग्रेट करना होगा माइनस पाई बाई 2 एक किनारे से लेकर प्लस पाई बाई 2 दूसरे किनारे तक। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहां लगा देनी, जिसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कई बच्चों को थोड़ा सा
कंफर्ट नहीं देता, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत। तो यहां पर मैं dEx की बात करूं इंटीग्रेट करने की, जिसे मैं Ex कंपोनेंट बोल रहा हूं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी साहब? यहां पर इस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच में। यही बात मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की थी, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये रहा साइन थीटा, और लिमिट लगाई है माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक। वैल्यू रख देंगे तो यहां वैल्यू आ जाएगी 2। मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूं, जब हम लोग इतना कर रहे हैं तो हर स्टेप को आसानी से कर दिया जाए। ये देखिए, ये हो गई वैल्यू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। आप जानते ही हैं, मैं थोड़ा सा साइड से इधर लूं, पता नहीं दिख रहा है कि कट रहा है, कुछ और दबा, ठीक है अभी। तो ये वैल्यू बात करता हूं, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा, ये भी प्लस 1 हो जाएगा। ये बता चुका हूं आपको फिर से एक बार, ये साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, ये माइनस पहले से लगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ये देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है। अभी हम Ex की बात किए हैं तो Ey की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, और इस कलर को मैं रेड ले लेता हूं। अब यहां पर अगर मैं Ey कंपोनेंट की बात करूं, इंटीग्रेशन dy, तो लिखूंगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। काफी केवल इसमें साइन थीटा ही आया था, तो इंटीग्रेट करें माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 साइन थीटा को। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? माइनस कर लो बाहर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और ये वैल्यू हो गई साहब कॉस थीटा, और कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2। अब जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो देखिए, मैं रख के दिखाऊं आपको, कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। जब हम और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चीजों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये बात रही कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस माइनस पाई बाई 2। अब कॉस पाई बाई 2 होता है 0, कॉस माइनस पाई बाई 2 भी होता है 0, आप जानते ही हैं। तो ये Ey कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0, क्योंकि वो 0 0 वैल्यू आ रही है। अगर Ey 0 हो गया तो इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये रहा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो केवल और केवल उसका जो डायरेक्शन होगा वो x डायरेक्शन में होने वाला है, Ey डायरेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये डेरिवेशन हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट एक्सेस मानते हैं x y इस तरीके से, तो i लगा के आप लिख भी सकते हैं। x y अगर ऐसे माना है तो इसके अंदर आप i कैप लगा दीजिए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहाँ गया x वाला भाई? ये वैल्यू निकाली थी। तो यहां पर अगर आप चाहें तो Ex की वैल्यू यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। आर नॉट कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट, और ये आई कैप। ये आप कहानी समाप्त कर सकते हैं इनफाइनाइट वायर के केस में। तो ये कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें ऊपर से। इसको आप, इसका डेरिवेशन जो हम लोगों ने इतनी गहराई से किया है, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेशन 4 स्टेप में हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि सर कि इसको फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? जो काम 1 मिनट में हो रहा उसको 10 मिनट में क्यों किया जाए? क्योंकि वो केवल वही काम हो पाएगा, बाकी उसका अगले काम के लिए ये जानकारी चाहिए आपको, वरना नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, वो एक काम के लिए काम करेगा, ये हर काम के लिए काम करेगा। समझने वाली बात है, तो इसको जानना जरूरी है। अगला जो डेरिवेशन या अगले जो बात हम लोग सीखने वाले हैं वो हम लोग सीखेंगे फाइनाइट लेंथ के लिए क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। खैर, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको पॉज कीजिए, वीडियो नोट कीजिए। आगे चलता हूं, वीडियो को पॉज करें और चीज़ों को नोट करें। एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दी है, जैसे कहीं कंफ्यूजन ना हो। फिर वीडियो को पॉज करें बेटा और नोट डाउन करें। यहाँ तक आप देखिए पूरी चीज़ क्लैरिटी के साथ आपके हाथ में आ जाती है, स्क्रीन बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है।
तो ये चीज़ हो गई आपकी इनफाइनाइट लेंथ के लिए। अब चलिए करते हैं हम लोग फाइनाइट लेंथ के लिए कि अगर वायर एक फाइनाइट लेंथ का हो तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सेंटर के आसपास या एंड पे बनाने वाला है। आइए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी करते हैं फाइनाइट लेंथ के लिए, और देखिए मजा आ जाएगा आपको। अभी तो तार था हमारे पास या लाइन चार्ज था इनफाइनाइट के लिए। अब मान लीजिए फाइनाइट लेंथ है, इतना ही बड़ा है। उस सिचुएशन में लगभग इसके सेंटर में, या कहीं सेंटर ना भी बोलें तो बीच में कहीं बात कर लेते हैं। इस पॉइंट ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो पॉइंट ओ है वो इससे कितनी दूर है, इससे दूर ले लेते हैं, r0 डिस्टेंस दूर है। साथ में इसके जो किनारे हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं इससे, उसको कुछ एंगुलर फॉर्म में वैल्यू रख देते हैं। ब्लैक ले लेते हैं, ये एंगल कह देते हैं बेटा θ1 और इसको कह देते हैं θ2। ये θ1 और θ2 वैल्यू आ गई। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलती है। हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि कोई x कंपोनेंट होगा जो Ex मिल रहा होगा और Ey होगा जो हमारे हाथ लगेगा, और r0 डिस्टेंस आपको पता ही है, दिस इज द r0 डिस्टेंस। अब आपको पता था जो पीछे हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, पीछे का मतलब है इनफाइनाइट लेंथ के लिए, वहां पर मैं आपको दिखाऊं। यहां पर देखिए Ex की जो वैल्यू थी, यहां पर Ex कंपोनेंट तो ये था, बस लिमिट आपने चेंज की थी इनफाइनाइट के लिए। तो λ/4πε0 r0 cos थीटा को अब भी इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट हम चेंज करेंगे। तो इस Ex का इस्तेमाल तो हम लोग करने वाले हैं ही। तो Ex के लिए कंपोनेंट के लिए हम लोगों ने लिखा लैम्डा और नीचे लिखा 4πε0 r0 जो वैल्यू लिखी थी, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं cos थीटा डी थीटा को। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा रहे हैं, -θ1 से +θ2। ये देखिए इस तरफ नाप रहे हैं तो दिस इज प्लस, और इधर गए तो माइनस, तो हमने ऐसे नपाई की है। तो -θ1 इधर से नाप रहे हैं, तो -θ1 से लेके +θ2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, आप जानते ही हैं, λ/4πε0 r0 cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। ये वैल्यू बन जाएगी sin θ1 प्लस sin θ2। ये रिजल्ट देखिए Ex का आ जाएगा आपको। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो आप cos थीटा को मैं करके दिखा दूं, कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। देखिए sin थीटा इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट लगाएंगे -θ1 से +θ2। तो पहले लिखोगे sin θ2 माइनस साइन -θ1 ऐसे लिखोगे। तो ये ये साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से sin θ2 प्लस साइन θ1 आ जाएगा। अब प्लस में तो किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, तो ऐसे दिमाग हमारा जमाने से पकड़ता है, 1 वाला पहले 2 वाला बाद में। अगर ऐसा लिखने का मौका है तो लिख दिया जाए, इसलिए इसको लिख दिया गया है, तो आप Ex कंपोनेंट समझ पाए हैं। अब इसी तरीके से Ey कंपोनेंट के लिए तरफ चलते हैं। ब्लू कलर ले लिया है। Ey के लिए भी आपको याद होगा λ/4πε0 r0 था। यहां पर cos थीटा की जगह पीछे की बात करूं तो ये देखिए ये sin थीटा था कंपोनेंट, तो वो एक्सप्रेशन तो वही होगा, बस हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन θ1 से लेके +θ2 इंटीग्रेट कर देंगे। प्रोसेस वही है, अगर आप चाहें इसमें तो यहां पर वही थीटा कंसीडर करें, एक एलिमेंट dl माने जो हमने पीछे किया था, पूरी कहानी करें, और इसको थीटा माने, इस पे चार्ज dq माने, और सब कुछ करेंगे तो यहीं सब पहुंचेंगे। तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए रिपीट नहीं किया है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं बेटा। अब आप जानते हैं कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो λ/4ε0 r0 माइनस साइन इधर, साथ में आ गया कॉस थीटा -θ1 से लेकर θ2 तक, माइनस के साथ एडजस्ट करने जाएंगे तो वैल्यू मिलेगी λ/4πε0 r0 cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए आराम से, यहाँ पे cos θ2 रखोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस उधर चला जाएगा, पहले ये आ जाएगा। ये Ey कंपोनेंट हो गया। ये कौन सा कंपोनेंट है, Ey वाला। तो इसको आप अलग से याद रखें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट वायर के केस में याद रखना भी डिफिकल्ट नहीं है। λ/4πε0 r0 तो दोनों में रहता है,
Ex के लिए sin θ1 प्लस sin θ2 और Ey के लिए cos θ1 माइनस cos θ2। इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें एक और बड़ी प्यारी बात कि इसमें अगर आप एंड पे नाप रहे हैं, मतलब एंड में चले जाएं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि वायर में ध्यान दीजिएगा, ये जो वायर था ये लगभग सेंटर की कहानी यही थी, लेकिन मान लीजिए इसके इस किनारे पर आप आ जाएं, यहां पर नपाई शुरू करें कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता चले मुझे, वायर के एक एंड पर इधर आ जाएं या ऊपर आ जाएं, कहीं आ जाएं, तो इस एंड पर क्या होगा? इस एंड पर अगर आप चर्चा करना चाहें तो आप वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज साफ तौर पे दिख रहा है। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि x कंपोनेंट होगा साहब इधर और y कंपोनेंट होगा इधर। क्यों y इधर होगा? क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेगा, एक कंपोनेंट Ex एक कंपोनेंट Ey, कहीं का भी कोई आप ले लोगे तो सिचुएशन यही बनेगी। तो Ex इधर और Ey इधर। इस Ex को याद रखने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर अवे का वर्ड यूज करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर अवे, ये Ex के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। और इसकी बात करें तो पैरेलल अवे यूज करेंगे Ey के लिए, जिसे याद रखने में आसानी हो, पैरेलल अवे। अब यहीं पर देखिए, अगर आप यहां पर वायर को ऐसे ले लें इस किनारे पर, तो इस किनारे पर अगर आप वायर लेते हैं, ये चार्ज वायर है ही, तो यहां पर एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर अवे, तो परपेंडिकुलर अवे हो गया ये, दिस इज Ex, और एक हो गया पैरेलल अवे, तो पैरेलल लेंगे और अवे यानी ऊपर की तरफ बनाएंगे Ey। ऊपर की तरफ क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट चूज कर लीजिए, यहां का dx dl कुछ भी, उसका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड dE इधर बनने वाला है, उसके दो कंपोनेंट इधर ही इधर जाएंगे, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। ये क्या है? परपेंडिकुलर अवे, परपेंडिकुलर अवे, और ये क्या है? पैरेलल अवे। इस तरीके से आपको मान लीजिए लेटा हुआ वायर मिल जाए, ऐसे भाई खड़ा वायर पढ़ लिया, मान लो लेटा हुआ मिल जाए और इस एंड की बातचीत की जाए, तो अब आप जानते हैं परपेंडिकुलर अवे, और ये Ex वाला चक्कर हो गया हमारा, जो Ex निकाला जाएगा, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? पैरेलल अवे, ये Ey वाला चक्कर हो गया। इस तरह से हम इसको निपट लेंगे। बात समझ रहे? ये मत कोऑर्डिनेट एक्सेस से मत समझना कि वो x हमेशा लेटा होता है तो सर ने खड़ा बना दिया है। भाई हमने Ex इसको बोला है ना, परपेंडिकुलर अवे को। Ex की जगह आप चाहें तो इसको E परपेंडिकुलर लिख दीजिए, लफड़ा ही खत्म कर दीजिए अगर आपका दिमाग टेंशन ले रहा है, और इसको E पैरेलल कर दीजिए, तो इसको लिख दीजिए E पैरेलल और इसको कर दीजिए E परपेंडिकुलर। मुद्दा ये है कि आपका दिमाग पकड़ना चाहिए बात को। अगर x से टेंशन होती है, कंफ्यूजन पैदा होता है, तो नाम ही चेंज कर दो उठा के यहाँ पर, जिससे आपका दिमाग सही रास्ते पर चलता रहे। मेरे ख्याल से आप बात समझ पा रहे होंगे। इस सिचुएशन में तो मैंने बताया लॉजिक। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। इस सिचुएशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ देखिए एंगल कितना कितना बना। ये जो एंगल था इस समय, ये θ1 θ2 लिया था, तो θ1 θ2 में वैल्यू कितनी आ गई? θ1 θ2 की θ1 की, ये सपोज देखिए यहाँ पर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं, उससे देखिए θ1 नीचे वाला, θ2 ऊपर वाला, तो θ2 ऊपर वाला, तो θ2 तो हो गया साहब कितना? θ2 या π/2 बोल दो, एंड की बात कर रहे हैं जब हम लोग, तो θ2 बेटा हो गया यहाँ पर π/2, और θ1 था नीचे वाला, और θ1 हो गया 0 यहाँ पर, क्योंकि θ1 है ही नहीं नीचे, तो ये है ही नहीं। अब ये वैल्यू आप Ex Ey में पुट कर देंगे तो देखिए ऊपर निकल गई ये वैल्यू। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, जो Ex वैल्यू हुआ करती थी, जिसे हम लोग अब बोल रहे हैं E परपेंडिकुलर अवे वाला शब्द यूज कर रहे हैं, उसमें वैल्यू थी λ/4πε0 r0 sin θ1 प्लस sin θ2, तो sin θ1 प्लस sin θ2 ये वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां रिजल्ट क्या मिला? यहां रिजल्ट मिला λ/4πε0 r0। देखिए देख पाए होंगे आप। Ey का जिक्र करें अगर इसी तरीके से,
तो आप देखेंगे ई वाई की वैल्यू भी इतनी ही मिल जाएगी, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, और वैल्यू निकाली थी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो cos थीटा 1 हो गया 0 माइनस cos थीटा 2 हो गया पाई बाई 2। आप जानते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 1, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ई एक्स और ई वाई दोनों कंपोनेंट सेम आ रहा है। देखिए यहां पर फिर से बना रहा हूं जिसे अच्छे से समझ सकें। कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके एंड पर आप किसी पॉइंट P पर निकालेंगे तो ई एक्स, जिसे आप ई परपेंडिकुलर भी बोल रहे हैं इस समय, या ई पैरेलल अवे, जिसे आप ई वाई भी बोल रहे हैं, दोनों की वैल्यू ई एक्स और ई वाई सेम कंपोनेंट होना चाहिए, होगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अब सवाल उठेगा कि नेट ई कितना, तो नेट ई निकालने के लिए आप जानते ही हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स को सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप ऐड कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा ई जितना भी आपको निकालना है, इनको सिंपली ऐड करने पर। अब ये दोनों देखिए इक्वल कंपोनेंट्स हैं, तो इसका रिजल्टेंट किधर से जाएगा, तो रिजल्टेंट जाएगा बीचों बीच से। जब दो इक्वल वेक्टर्स कहीं काम करते हैं किसी पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट उसके एंगल बाइसेक्टर से होके जाता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 और 45 से होके उसका रिजल्टेंट यहां से जाएगा, जो ई जाएगा आपका। तो मैग्नीट्यूड की बात करें ई इसकी, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू अगर रखोगे यहां पर कि लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर, और फिर से यही वैल्यू का स्क्वायर, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ये सेम चीजें हैं। तो 1 + 1 √2 मिलेगा, तो फाइनली हमारे हाथ में क्या आएगा, √2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। तो ये ई हो गया नेट, टोटल ई की वैल्यू आपको इतनी मिली इसमें ले देके। बात पकड़ पा रहे होंगे। डायरेक्शन की बात करो तो tan थीटा लगा दीजिए, जैसा करते आए हैं ई वाई अपॉन ई एक्स, और आप जान रहे हैं दोनों की वैल्यू 1 थी, तो इससे आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकल आती है। यानी कहीं से भी 45 ले लें, इस वाले से या इस वाले से, रिजल्टेंट ई जो निकाला है वो यहीं से होकर जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्यारा एनालिसिस हो जाता है। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हम एंड निकाल रहे हैं, ये एंड में ये फाइनाइट वायर नहीं है, ये इनफाइनाइट वायर है। तभी हमने थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 रखी थी। अगर ये फाइनाइट वायर के एंड में होगा तो थीटा 1 थीटा 2 अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ेगा। समझिएगा मेरी बात। यहाँ पर देखिए जो वैल्यू रखी थी हम लोगों ने, थीटा 1 0, तो थीटा 1 हो गया था 0, और थीटा 2 π/2 क्यों रख पाए थे, क्योंकि ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए। अगर कहीं सिचुएशन ऐसी बन जाए, समझिएगा ये जो हम लोगों ने सीखा है क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके एंड पर P पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनफाइनाइट वायर का लेंथ है। मान लीजिए फाइनाइट वायर है और इसके एंड पर निकालने चले गए, तो हमारे पास ये जो एंगल बना रहा होगा थीटा 2, वो वैल्यू रखोगे, थीटा 1 बशर्ते 0 रखोगे, और उस फॉर्मूले के हिसाब से उसका रिजल्ट आ जाएगा। कब है, जब ये फाइनाइट लेंथ का वायर है। और जब इनफाइनाइट लेंथ के वायर के एंड की चर्चा है तो कैसे निकालना, वो मैंने आपको सिखाया। तो चीज़ों में फ़र्क करते रहिए, समझते रहिए। अब इसका एक प्यारा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं या एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे हमें और क्लैरिटी मिले। आइए देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि एग्जाम्पल बहुत ही मस्त। देखिए एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसको हमने बेंड कर दिया है कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छा डायग्राम तो शायद ना बन पाए, कुछ इस तरीके से हमने बेंडिंग कर दी है। ऐसा समझ लीजिए कर्व लेते हुए कुछ कहानी करें तो कुछ ऐसी कहानी है, और यहाँ पे ये लॉन्ग वायर था तो वो चलता चला जा रहा है। ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर दे रखी है, जो कि लैम्डा हमारी है, ये बराबर है। पॉइंट O पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका रेडियस हम R ले लेते हैं जो मुड़ा है। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
अब देखिए ये मजेदार सवाल क्यों बन जाता है और जानना आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि यहां पर एक हिस्सा देखिए ये स्ट्रेट वायर का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का एक एंड है, दूसरा हिस्सा देखिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का एक एंड है, और एक ये तीसरा हिस्सा है जो क्वार्टर सर्किल है। तो मैं अगर इसको सेगमेंट 1 कह दूं, इसको सेगमेंट 2 कह दूं और इसको सेगमेंट 3 कह दूं, तो तीनों में कहानी क्या हो रही होगी इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, तब ये नेट रिजल्ट आएगा। यहां पर सेगमेंट 1 की बात करता हूं, 1 की, जहां पर ऐसे वायर आ रहा था और हमें इस पोजीशन पर यानी O पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक एंड पे निकाल रहे हैं। यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यही चूज करके चलूं कि x डायरेक्शन इधर लेना है और y इधर, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप जान रहे हैं कि Ex और Ey सेम होता है, कलर मेरे ख्याल से अलग है, ये लिख रहा हूं Ex, इसे लिख रहा हूं Ey। Ex Ey दोनों का कंपोनेंट सेम आता था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये डिस्टेंस है r अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये डायरेक्शन x की तरफ है तो i कैप, और ये देखिए उल्टी डायरेक्शन में है तो माइनस लग जाएगा। तो Ey जब लिखोगे तो माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r j कैप, ये ऊपर वाला प्लस जे था, नीचे वाला माइनस जे रहा, इसलिए ये डायरेक्शन बना। तो ये सेगमेंट 1 की कहानी है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह सेगमेंट 2 में चलते हैं हम लोग, और सेगमेंट 2 को किसी और कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए सेगमेंट 2 ऐसे ले लिया, इसकी कहानी, यहां इस कहानी को पकड़ते हैं। ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यहां पर O था, तो यहां पर आप समझ लीजिए O पर हमें चर्चा करनी है, O पॉइंट पर। अब यहां पर x और y हमने ऐसे ही मान रखा है, कार्टेशियन प्लेन वाला x और y। यहां पर जो कंपोनेंट मिलेगा हमको मालूम है, परपेंडिकुलर अवे की बात करते थे, तो परपेंडिकुलर अवे का मतलब है एक कंपोनेंट इधर मिलेगा जिसे ई परपेंडिकुलर कह रहे हो, दूसरा कंपोनेंट इधर मिलेगा पैरेलल अवे, ई पैरेलल अवे। दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये हमको पता थी। जो वैल्यू कितनी थी, 4 लैम्डा, वैल्यू है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इसकी भी यही वैल्यू है, बस i और j के फॉर्म में लिखना है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। अब आप जान ही रहे हैं कि ये जो ई परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन है, ये इस समय j के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा यहां पर j कैप, और ये x की विपरीत दिशा में है, देखिए पैरेलल वाली, तो यहां पे माइनस i कैप आ जाएगा। तो मैं यहां पर माइनस i कैप लिख देता हूं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो x के अपोजिट डायरेक्शन में है, अंत में सबको ऐड करना होगा, ये जानना जरूरी है। दूसरा सेगमेंट हो गया, तीसरा सेगमेंट यही निपटाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो तीसरे सेगमेंट को पकड़िए, ये क्वार्टर सर्किल है, कुछ ऐसी सिचुएशन, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा O था और ये सेगमेंट नंबर 3 है। यहां पर अगर हम बात करें तो Ex Ey यहां भी सेम होता था, अगर आपको याद है, एक आ गया Ex, इसकी वैल्यू हो गई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये x और y हमने ऐसे ही ट्रीट कर रखा है, तो ये हो जाएगा i कैप, और यहां y के लिए हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r j कैप। ये सबके तीनों सेगमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, सुपरपोजिशन कराना पड़ेगा, यानी इन तीनों को वेक्टोरली जोड़ना पड़ेगा। तो E के लिए बात करें, पहले मैं थोड़ा छोटा करके एक साथ लिख दूं, फिर अलग अलग लेके चलेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहां लिखने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा अब हमारा नेट, मुझे रेड कलर का यूज करना चाहिए। अगर मैं E की बात करूं तो E का मतलब हो गया साहब E1 सेगमेंट से, E2 सेगमेंट से और E3 सेगमेंट से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 वाला ये सेगमेंट है, तो मैं इसको जब E लिखोगे ना इसका E1, तो ऐसे ही तो लिखोगे, वो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। Ex और Ey ऐसे कर दीजिए i j k के साथ में, तो सबको जोड़ के लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर जो जो वैल्यू
निकल के आने वाली है। अब यहाँ पर सबको जब ऐड करेंगे, यानी अब देखिए यहाँ पर x वाले i वाले एक साथ i के साथ ऐड किए दे रहे हैं और y वाले y के साथ, तो ये जब ऐड होगा i के साथ तो ये और ये खत्म हो जाएगा, केवल हमारा ये बचेगा, ये i वाला। तो ये वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r i कैप। ध्यान से देखिए, आप जब आप ऐड करोगे तो i वाले तो i से ऐड होते हैं, ये प्लस था, बाजू वाले का माइनस था, दोनों खा गए एक दूसरे को, और यही तो बेचारा रह गया इधर वाला x की डायरेक्शन में लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वाला। तो ये वैल्यू बची, प्लस j वाला, देखो ये j वाला ये था और प्लस में j वाला ये था, ये दोनों निपट गए आपस में, ये बचा j वाला, ये भी प्लस डायरेक्शन में ही है। तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r j कैप। ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आपका इसको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड तो आप इन सब का बड़े आसानी से लिख सकते हो। आपको मालूम है किसी वेक्टर जो i, जैसे कोई वेक्टर r लिखा होता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ r कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यही चीज यहां लगा देना है। तो ये x वाला कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर, ये रहा इसका स्क्वायर प्लस बाजू वाले का स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यू है, और इसका अंडर रूट, ये रहा साहब इसका अंडर रूट। बस दोनों सेम है तो 1 + 1 √2 दे देगा। तो वैल्यू बाहर जब लेके जाएंगे √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये इसका आंसर हो गया मैग्नीट्यूड, ये इसका आंसर हो गया। और यहां पर आप जान ही रहे हैं कि Ex की वैल्यू Ey के बराबर निकली है। ये देखिए Ex, ये Ex कंपोनेंट है, एक मैं और लिख के दिखाऊं जिससे कहीं से कंफ्यूजन ना हो। E लिखा गया है तो आपने इसको Ex i कैप और Ey j कैप लिखा है। यहां पर Ex और Ey दोनों सेम है, तो अगर Ex Ey दोनों सेम होगा तो उस दशा में Ex इधर लग रहा है और Ey इधर लग रहा है। इसका दोनों अगर सेम है तो इसका रिजल्टेंट इसके बीचों बीच एंगल बाइसेक्टर से होके जाएगा, यानी 45 डिग्री बनाएगा, टोटल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फील्ड विल मेक 45 डिग्री एंगल। तो E या रिजल्टेंट फील्ड विल मेक 45 डिग्री एंगल with the axis। बस ये सवाल देखिए खत्म हो गया। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ऐसे सवालों से एप्लीकेशन डेवलप होता है और आप बेहतर सवाल कर पाएंगे। इसी का ये यहाँ पर था सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। वो मैं हिंट दे के छोड़ दूंगा, बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं इसी बेंडिंग प्रोसेस में। नोट कर लिया होगा। अब इसको आगे लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से नोट कर लिया आपने। अब दूसरी देखिए, इसी में जो सिचुएशन लॉन्ग वायर वाली थी, मैं एक नया पेज लेता हूं और यहां पर सब कुछ सेम है, वही वायर था। उठा के आपने बेंडिंग कैसे कर दी, कुछ इस तरीके की बेंडिंग कर दी। बेंडिंग करने का मतलब यहां से ऐसा ले लो और रेडियस कुछ, ये रेडियस आपकी r हो गई है, ये पॉइंट O है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, उसको आपने बेंडिंग ऐसे कर दी। तो इस बेंडिंग में क्या रहा, पहले वाले में तो इस तरीके की बेंडिंग थी, कुछ ऐसे करते हुए यहां निकाल रहे थे। ये बेंडिंग आपने बदल दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगा। अब 3 सेगमेंट बन जाएंगे। मैं इस वाले को तो उड़ा देता हूं। 3 सेगमेंट में एक सेगमेंट ये स्ट्रेट वायर का, यहां से इनफाइनाइट वाला। दूसरे सेगमेंट की बात करें तो ये स्ट्रेट वायर जिसके एंड में ले रहे हैं, और तीसरा सेगमेंट आप ले सकते हैं, ये कौन सा है, सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। तो इसकी कहानी उसकी कहानी तो हम फटाफट देख लेते हैं। तो सेगमेंट 1 की चर्चा अगर करें, आप खुद ही कर सकते थे वो सवाल। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो मान के रखिए हमेशा। मान लीजिए मैंने इसको x और ये y माना, तभी आपका सवाल बढ़िया सही होगा, वरना आप गफलत में आ जाएंगे। ये रहा
ये बनाया O, दिस इज R। अब ये परपेंडिकुलर अवे वाली चीज सीखी थी, तो ये हो गई इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर अवे और ये पैरेलल अवे, दोनों की वैल्यू सेम हुआ करती थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखें तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डायरेक्शन आई कैप एक्स की डायरेक्शन में है। यहाँ पैरेलल की बात करें या ई एक्स आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ बात करें लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस साइन लगाना, थोड़ा जगह बना लेता हूँ नहीं तो आप माइनस साइन ना देख पाए शायद, माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप। ये देखिए डायरेक्शन नीचे है, वाई ऊपर है, इसलिए माइनस जे कैप आ गया है। ये कहानी पहले सेगमेंट की है। दूसरे सेगमेंट की चर्चा इधर ही कर लेते हैं कलर बदल के। दूसरे सेगमेंट की चर्चा करें तो ये देखिए यहाँ पे कहानी है, ये वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग और इस जगह आप ओ पॉइंट है, आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कलर बदलते हैं, परपेंडिकुलर अवे, ये देखिए पैरेलल अवे बन गया। इस परपेंडिकुलर अवे वाले को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, मैं इक्वल टू करके इधर लिख दे रहा हूं, समझ पैरेलल ना समझ लो कहीं, ये मैं खैर यहां पे लिखता हूं तो इसकी वैल्यू वही हो जाएगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और साथ में देखिए तो ये x इधर था, ये उल्टा है तो ये माइनस आई कैप आ जाएगा। और इसकी बात करूं अगर तो ये भी उल्टा है तो ये माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप आ जाएगा। उल्टा का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस थी ये मैंने x और y ऐसे मान रखी है, तो x की विपरीत दिशा में, y की विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस और माइनस आ गया है। अब जब इसको जोड़ेंगे तो काफी कुछ निपटता हुआ दिख रहा है। एनीवे नंबर 3 पॉइंट पर आ जाते हैं फटाफट, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तीसरा पॉइंट देखता हूं, इधर पकड़ता हूं, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो कुछ इस तरह का रिंग है, कटोरा रिंग नुमा समझ लीजिए आधा, और ये पॉइंट पकड़ लेते हैं, दिस इज पॉइंट ओ, ये बाकी सारी रेडियस हैं आर, आप जान ही रहे हैं। सेमी सर्कुलर पे कितना बनता है, ई वाई की वैल्यू, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी केवल इसी डायरेक्शन में आती है, ये आपको पता ही है, और इसकी वैल्यू जो रहती है वो रहती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू रहा करती है। एक्स वाई के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि तभी तो जोड़ पाओगे सबको, ये रहा साहब x और ये रहा y, तो यहां पर ये y की तरफ जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव का j कैप लगा देना बेहतर होगा। अब इन तीनों वैल्यूज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनका सुपरपोजिशन करा देना चाहिए, मतलब ऐड करा देना चाहिए। तो E नेट की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस दूसरे सेगमेंट से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरे सेगमेंट से बनने वाला। ध्यान से देखिए यहां पर आप आई कैप यानी एक्स वाले को माइनस है, ये प्लस है, निपट गए। ये देखिए आई कैप प्लस वाला है, आई कैप माइनस वाला है, जोड़ेंगे तो निपट गए हैं। आई कैप यहां क्या है, तो यहां तो भैया आई कैप है ही नहीं, छुट्टी, हो गया काम खत्म, आई कैप मिला ही नहीं। जे कैप की चर्चा करते हैं तो जे कैप माइनस में है, जे कैप माइनस में है तो ऐड करो, तो माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप, और तीसरा खिलाड़ी भी प्लस का मिला है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप। अब देखिए आप बहुत आराम से इसको कैलकुलेट करें तो यहां पर ये देखिए दोनों वैल्यू हैं, जोड़ के आ जाएंगी माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप, और दोनों का रिजल्ट हो जाएगा 0। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो डायरेक्शन की बात करना ही उचित नहीं है। इस तरह से देखिए ऐसे सवाल आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे मिलेंगे, लेकिन कहीं से ये टफ नहीं होते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़े हुए हैं और थोड़ी बेहतर प्रैक्टिस किए हैं, कोई घबराने की बात नहीं, आप हवा समझ के बिल्कुल मत चलें, ये सब सरल है, इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस बारीक बारीक पॉइंट को पकड़िए, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे की यहां से ही सवाल था, तो ये जो
कहानी थी, मैं थोड़ा सेंटर में लेके आता हूँ। आप इसको नोट कर लें पॉज करके वीडियो, और मेरे ख्याल से 2 ही स्टेप में ये सवाल बन गया है, ये 0 हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये भी काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो रहा होगा लर्निंग को लेके, और आपको ज़रूर नॉलेज दिया होगा। बने रहिए, बस ध्यान रखिए सीक्वेंस से वीडियो देखिए, क्योंकि मैं उसी हिसाब से सवाल भी ले रहा हूं जो पीछे पढ़ाया हुआ है। जंप ना करिए और आपको सारी चीज़ बहुत ही आराम से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।